1 करोड़ लोग, जो फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करती है, उसके हिस्से में 1 करोड़ लोग भी नहीं आते। गाना इसी हिंदुस्तान में, मैं नहीं कह रहा, सर्वे है, 50 करोड़ लोग सुनते हैं। इतनी बड़ी ऑडियंस है। और फिल्म के अलावा भी 250 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां सिर्फ गाना चलता है, फिल्म नहीं चलती है। फिल्म की बेहतराई के लिए जो जो चीजें मिलती हैं, आपको लेके वो फिल्म में डाल देनी चाहिए। वो 4 लाइन के या 10 लाइन के, 8 लाइन के गाने को अपनी 3 घंटे की पिक्चर में ढूंढते हैं। पिक्चर बना के आप कहाँ लेके जाएंगे? थिएटर में लेके जाएंगे, OTT पे लेके जाएंगे? तो ये तो सारे पेड़ हैं। ये तो आप जो भी इनको तुराज साहब को किन के साथ ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में? कपिल शर्मा के शो में आप गए थे, आपने एक शायरी बहुत अच्छी है। आपका हीरो सिंगर नहीं है, अचानक वो सुर में गाने लगता है, तो आपका हीरो इतना डफर है कि उसको 2 मिनट के लिए तुराज बनने में तकलीफ है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह सीज़न 1। और आज मैं आप लोगों को जिनसे मिलवाने जा रहा हूं, मैं अगर अपने शब्दों से बयां करूंगा तो मेरे शब्द कमज़ोर पड़ेंगे। पहले आप ये इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद मिलते हैं। कि तेरा जिक्र है पर्दे चांद के चांदी सोने जैसे धन में लाके खाइया खाइया खाइया। खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। बिल्कुल अपने नाम की ही तरह एक खूबसूरत शख्सियत AM तुराज एक उम्दा शायर होने के साथ साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक नायाब गीतकार और लेखक भी हैं, जिन्होंने पद्मावत, वजीर, बाजीराव मस्तानी, गुजारिश, गंगूबाई काठियावाड़ी और सत्य प्रेम की कथा जैसी लगभग 52 फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है। भी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से लेकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर उन्होंने यूं ही तय नहीं किया। अपने शुरुआती दौर में इन्होंने टेलीविजन के लिए लिखना शुरू किया, जिसमें लेडी इंस्पेक्टर, 24, पाली हिल जैसे कई सीरियल्स शामिल हैं। और साल 2006 में इन्हें मिली अपने करियर की पहली फिल्म कुड़ियों का है जमाना, जिसके गाने लिखकर इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रखा अपना पहला कदम। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट गाने देते गए और शोहरत की बुलंदियों को छूते गए। तो आपने इंट्रो देख लिया। इंट्रो देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो सीधा बात करते हैं तुराज साहब से। तुराज साहब कैसे हैं आप? बलराज भाई, मैं अच्छा हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ बैठ के और मेरे काम पे बात करूँगा और कर रहा हूँ। मैं ये कहना गलत होगा कि मैं ये किसी से नहीं बोला हूँ कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप यकीन माने आपके पास जो वाइब है, शुरुआत से ही मैं इतना कंफर्टेबल किसी के साथ नहीं हुआ। और इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से शो में, जहाँ पे आपने इतना कीमती समय निकाला और हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पाए। आपके बारे में इंट्रो के बाद लोगों को पता चल ही गया कि आप कौन हैं। आपने इतने बड़े बड़े काम और इतने बड़े बड़े गाने और इतना अच्छा अच्छा काम किया है। तो आप मुंबई में जो सोच कर आए थे वो पूरा हो गया है सर, या फिर अभी बाकी है कुछ? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ बड़ा काम नहीं किया है अभी। जो भी मैं कर सकता था इस दौर में, मेरा एक शेर है, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि शेर क्या, बस यूँ कह लीजिए वो एक बात है, वो मैंने खुद के लिए लिखी थी कि कोई दर, कोई ज़र, कोई ठिकाना भी नहीं है और लौट के अब हमको घर जाना भी नहीं है। ये शहर गनीमत है, कहाँ जाओगे तुराज, वो लोग भी नहीं, वो ज़माना भी नहीं है। तो वाकई ये है मेरे दोस्त के अभी कुछ ख़ास किया नहीं है, बस कोशिश कर रहे हैं। और यकीन माने मुझे खुद आपके साथ
बैठ के और बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और शायद हम कुछ अच्छी और काम की बातें आज मुझे ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे, ताकि देखिए जितने भी ये इंटरव्यू इस तरह के या ये पॉडकास्ट जितने भी होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये इसलिए नहीं होते कि इसमें जो इसको लोग कर रहे हैं कोई उनकी पब्लिसिटी है या उनका, बेशक उनका मुफाद है और उनको लोग जानते भी इसके थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इसके पीछे मोटिव आज के ख़ास तौर से इस इंटरव्यू के पीछे ये है कि जो आपके सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं या देखने वाले हैं, उसमें कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो हमारी लाइन में आना चाहते हैं और यहाँ कुछ करना चाहते हैं, तो उनको शायद कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उनके काम आ सके। सबसे ज़्यादा हमारा इस पे ध्यान होना चाहिए। आपने कहा सर कि मैं अभी बहुत कुछ करना बाकी, अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक छोटी सी लाइन है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, किसी का काश तो किसी का मगर रह ही जाता है। जी बिल्कुल, हमारा काश भी रहा है और मगर भी अभी तक रहा हुआ है। जी जी जी। लेकिन सर मैं फिर से कहता हूँ कि आपके पास प्योर वाइब है, जिनको सीखना है ना, आपकी खामोशी से भी कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकता है। देखिए आप कह रहे हैं बल्लाज भाई, तो मैं मान लेता हूँ, वरना मैं रोज़ आईना देखता हूँ, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है कभी कि ऐसा कुछ है मेरे अंदर। लेकिन ये सच बता रहा हूँ, ये ऊपर वाले का करम और आप जैसे अच्छी सोच रखने वालों की मोहब्बतें हैं जो ऐसा कुछ लगता है, वरना मैं बिल्कुल नहीं मानता और मुझे यकीन ही नहीं हुआ अभी तक, सच बता रहा हूँ। आपका जैसे सबका अपना एक ख्वाब है, सपना, और सपने बदलते रहते हैं, ख्वाहिशें बदलते रहती हैं। इंसान, हम जब किसी मुकाम को हासिल करते हैं तो हमें लगता है कि हम इस मुकाम के लिए बने ही नहीं, और मुझे लगता है आप जिस मुकाम पे हैं, यहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं। तो फिर आपको कौन सा मुकाम चाहिए जहाँ आपको लगे कि हाँ भाई, मैं अब यहाँ पर आकर ठहर सकता हूँ, रुक सकता हूँ? देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच बात तो ये है। हाँ, लेकिन चूँकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे ये पता चल गया है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ लिखने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो मुझे एक्चुअली ऐसा कुछ लिखना है। आज मैं आपको यहाँ एक अच्छी बात, जो मेरा ख़ुद का रिसर्च है, ज़रूरी नहीं कि ये आप इससे इत्तफ़ाक़ रखते हो या कोई देखने वाला रखे, ज़रूरी नहीं है, ये मेरा ख़ुद का ज़ाती ऐसी सोच है कि आर्टिस्ट जो होता है वो लाखों करोड़ों लोगों में ऊपर वाला उसको चुनता है, और उस आर्टिस्ट में और एक आम इंसान में, आम इंसान मतलब वैसे तो सभी आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन जो हम जैसे लोगों को फॉलो करते हैं या उनसे मुतासिर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनको आम इंसान कह रहा हूँ। तो जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो जो सुनने वाला होता है या जो आम इंसान होता है जिसे हम कहते हैं, वो भी इस दुनिया से जब जाता है तो वो चला जाता है, और उसमें और हम जैसे लोगों में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि हम जाने के बाद अपने काम के थ्रू या अपनी रचनाओं के थ्रू या अपने एक्ट के थ्रू, जैसे भी बहरहाल हम रह जाते हैं 10-20 साल तक या उससे ज़्यादा रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो कोई रहता नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि जब कल हम नहीं होंगे इस दुनिया में तो हमारा काम होगा, और उस वक्त हम किसी से ये नहीं कह सकते, अगर कोई हमारे काम की बुराई करता है या वो इस लायक नहीं समझता उसको या समाज के लिए वो ठीक नहीं है, तो कल हम सफाई देने के लिए नहीं होंगे कि भाई ये काम मैंने इसलिए कर लिया था, मैंने उस लिए कर लिया था। तो मेरा ये बात है कि क्या मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा ये मानना है और ये कहना है आर्टिस्टों से जितने भी हैं कि जब तक उनको किचन की प्रॉब्लम नहीं है तब तक वो कुछ भी करें, किसी इस तरह का भी काम करें, क्योंकि पहले अपने आप को ज़िंदा रखना है और उस काबिल करना है कि कोई अच्छा काम, अच्छी बात कर सके। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है उनकी ख़ास तौर से ज़िम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसा करके जाएं जो हमारे बाद जब हम नहीं रहेंगे लोग उस पर फ़ख्र करें, और वो फ़ख्र हमारे ऊपर नहीं होगा। ये जो मैंने कहा था कि आर्टिस्ट को या जो लोगों का आइडल होता है उसको खुदा चुनता है, ऊपर वाला चुनता है, तो ऊपर वाले के उस चुनाव को डेंट ना पहुँचे, ये हमारा सवाल नहीं रहता है। ये एक आर्टिस्ट का या एक चुने हुआ आदमी का सवाल अब बिल्कुल नहीं है ये, वरना तो लोग पता क्या कहते हैं, अरे यार किस आदमी को मौका दे दिया था ऊपर वाले ने, या किस आदमी को चुन लिया था। तो फिर वो उस आदमी को गालियाँ नहीं पड़ती या उस आदमी
को डेंट नहीं लगता, ऊपर वाले के चुनाव को डेंट लगता है। तो मेरा ये मानना है कि उस चुनाव को डेंट न लगने देना ये एक चुने हुए आदमी की जिम्मेदारी, वरना वो खुदा को और ऊपर वाले को वो फिर लोग सही उसके डिसीजन नहीं मानते और वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक वो काम नहीं किया जिससे मैं ऊपर वाले के उस चुनाव का शुक्रिया अदा कर सकूं या उस चुनाव पे मैं खरा उतर सकूं। मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने वो काम किया। बस मैं वो करना चाहता हूं, बाकी कोई और ठहराव या कोई रुकाव या कोई ख्वाहिश या इसके साथ काम करना उसके साथ काम करना वो अभी तक बिल्कुल नहीं है। और बस हमारी तो कोशिश है जितना हो सके वो करेंगे आखिरी हद तक। तो जैसे थोड़ा साहब, थोड़ा बहुत जहाँ तक हमें पता है कि आपका जो आयात गाना है आज सुपर डुपर हिट है। मतलब अगर आप ज़रा सा किसी को बोलो लोग लाइनें गाने लगते हैं और साथ में गुनगुनाने लगते हैं। लेकिन इस गाने को काफ़ी रिजेक्शन देखने के लिए मिले थे या कुछ ऐसा था कि आपने कई लोगों को ये गाना सुनाने की कोशिश की जब आपका ये काम करने का तरीका था, या स्ट्रगल टाइम कह सकते हैं जिसको? जी बिल्कुल। ये गाना मैंने एक्चुअली ये मुखड़ा मैंने लिखा हुआ था सिर्फ, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू हो गई है रिवायत की तरह, अब मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह। तो ये मैंने कोई किसी के लिए नहीं लिखा था ना, मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल झूठ नहीं, या मैंने किसी कोई लड़की के लिए लिखा हो या किसी और चीज़ के लिए। मुझे भी जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था यहाँ संजय जी के मिलने से पहले, तो मैं ऐसे ही आज भी मैं जब मुझे वक्त मिलता है मैं कुछ मुखड़े या कुछ शेर कह लीजिए या कुछ मुखड़े कह लीजिए, मैं वो आज भी लिखता हूँ और लिख के उसे रखता रहता हूँ कि शायद ये किसी वक्त पे काम आएगा। तो मैं तब भी करता था। तो ये मुखड़ा मैंने किसी वक्त लिखा होगा, पता नहीं क्या हुआ, ऐसी चीज़ थी जिसको मैं बचपन से याद कर रहा था और जिसको मैं आज भी याद करता हूँ, खुद मुझे ही पता नहीं कि वो क्या है। और तो मैंने उसके लिए एक मुखड़ा लिखा था और ये मैंने फिर बहुत सारे लोगों को सुनाया था बीच में, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। और संजय जी को मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी इस तरह की चीज़ें ली जो मेरी रूह के बहुत करीब थी। तो ये गाना उन्होंने लिया था गुजारिश के लिए और उस वक्त उन्होंने कंपोज़ किया था, लेकिन चूँकि उस पिक्चर में ये गाना हो नहीं पाया और फिर ये गाना रखा रहा और फिर इसकी बारी जो है वो बाजीराव मस्तानी में आई। क्या सिचुएशन बनाई सर जी। और यहाँ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मैं अब तक जितने भी मेकर्स से मिला हूँ इंडस्ट्री में, ज़्यादातर सबका यही रहता है कि सिचुएशन ये है और इस हालात में हम गाना पिक्चराइज़ कर रहे हैं। वो पूरी पिक्चर 4 लाइन के गाने में ढूंढने लगते हैं। संजय जी का है, उनके यहाँ ऐसा नहीं है। वो 4 लाइन के या 10 लाइन के 8 लाइन के गाने को अपनी 3 घंटे की पिक्चर में ढूंढते हैं। और वो हमेशा कहते हैं, मैं लक्की हूँ इस मामले में, कि तुराज तुमने नया कुछ क्या लिखा, मेरी पिक्चर भूल जाओ, क्या सिचुएशन है क्या है वो तुम छोड़ो उसको, तुम ये बताओ कि तुमने क्या नया लिखा है। और यकीन माने ये उसी का हिस्सा है, तेरा जिक्र है या इत्र है वो भी और ये आयत भी, और एक गाना है झूमर, नहीं घूमर तो मैंने घूमर। वो सिचुएशनल लिखा है। एक गाना उसमें ही था पद्मावत में, एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक मैं हूँ एक ईमान है दोनों तुझ पे कुर्बान है। तो वो ये वाला था। और एक गाना और था बाजीराव मस्तानी में, आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। एक ये, और तेरा जिक्र है या इत्र है। और एक गाना और जो गंगूबाई में है, जो अरिजीत ने ही गाया है, बहुत ज़्यादा वो गाना आम फैम नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि जितने लोगों के लिए वो लिखा गया था उतने लोगों तक पहुंच गया और वो बहुत प्यार करते हैं उस गाने को। मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। और ये गाना कोई ऐसा नहीं कोई इसमें बहुत कमाल का या कोई बहुत बड़े मैंने तीर मार दी, नहीं, ये बहुत आम फहम बात है। इसमें बस एक चीज़ है, वो इसमें ख्याल है, एक थॉट है जो इंसान को अंधेरे से उजाले की तरफ जाने में मदद करता है, एक मोटिवेशन है इसमें। बस इसलिए मुझे ये गाना बहुत करीब है। तो आयत के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं जी। कभी कभी मन करता है ना कि बस
आपको सुनते रहें सर, आप बोलते रहें, हम सुनते रहें, क्योंकि थैंक यू मेरी जान। मैं यकीन माने ये हमारे लिए एक ऐसा सबक है, मुंबई मुझे नहीं छोड़ेगा, ये साइन है मेरे लिए। आप मेरे पास बैठे हैं, मैं आपके करीब बैठा हूँ, ये मेरे लिए साइन है कि मुंबई मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुझे ये दिख रहा है और मुझे ऐसा यकीन है कि, और मैं ऐसा चाहूँगा, मेरी ऐसी कोशिश होगी कि आप जैसे अच्छे लोगों की इस इंडस्ट्री को सख्त ज़रूरत है। और चूँकि जो अच्छा आर्ट है ना, वो अच्छे दिलों के अलावा कहीं पनप ही नहीं सकता। अगर वो कहीं पनप रहा है और वो अच्छे दिल नहीं है, तो वो एक ऐसे ही जैसे प्लास्टिक के हम जो पेड़ पौधे आते हैं वो हम ला के रख देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस तरह का होता है। क्योंकि आर्ट एक्चुअली, मैं तो लोगों से, मैं गाने लिखने जाता हूँ, मैं वहाँ भी कहता हूँ कि यार फिल्म को आर्ट रहने दें जब तक ये बन के कंप्लीट हो। ऑब्वियसली बाद में इसमें बिजनेस ही होगा, आप थिएटर में लगेगी तो टिकट ही बिकेंगे, घर पे तो आप रखेंगे नहीं, तो बाद में ये आउट एंड आउट 100% बिजनेस ही है। लेकिन कम से कम यार इसको बनने तक तो इसको आर्ट रहने दो, मेरी यही ख्वाहिश होती है और कोशिश। लेकिन लोग बस पता नहीं बिजनेस में हो जाता है, वेरी मतलब फर्स्ट डे से इसमें बिजनेस ढूंढने लगते हैं, और पता नहीं शायद वो ठीक भी होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें आपका व्यक्तिगत मानना है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। कुछ हद तक तो आर्ट रहना ही चाहिए, लेकिन अगर फिर भी वो अगर बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने इस मार्केट के हिसाब से, यहाँ के माहौल के हिसाब से, लोग अपना प्रॉफिट के बिना कुछ भी करना ही नहीं चाहते। नहीं बिल्कुल, देखिए वो आपकी बात सही है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो ऑटोमेटिक बिजनेस ही है। पिक्चर बना के आप कहाँ लेके जाएंगे? थिएटर में लेके जाएंगे, OTT पे लेके जाएंगे, तो ये तो सारे पेड़ हैं। ये तो आप जो भी इनको इसकी तरफ नज़र उठाएगा वो पैसा देगा। तो ये ऑटोमेटिकली, मतलब ये ऐसी बात है कि यार आदमी शाहरुख खान तो बन गया और उसके पास घर नहीं है रहने के लिए, हो ही नहीं सकता, ये इनबिल्ड है। आप शाहरुख खान तो बनिए और आपका बैंड स्टैंड पे बंगला होगा। बिल्कुल होगा, अगर आप शाहरुख खान बनेंगे। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शाहरुख खान बन गए और आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, सब होंगे, ये इनबिल्ड है। तो हमारी इस पे हमारा, अब मैं कोई एक या कोई भी एक आदमी, या मैं खुद, मैं सपोज करो मैं एक बहुत बड़ा राइटर बनना चाह रहा हूँ, और उसके बाद फिर मेरी नज़र जो है वो घर पे है, मैं घर ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई अच्छी गाड़ी पर नज़र है, अरे यार वो तो अपने आप आ ही जाएगी, पहले तो वो तो बन। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि फिल्म ऑटोमेटिक जो है वो बिजनेस ही है, लेकिन आर्ट पहले है वो। तुराज साहब को किन के साथ ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में? देखिए यूँ तो जितने भी लोगों के साथ मैंने अब तक काम किया मैं बहुत खुश हूँ, और उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ज़्यादातर काम मैंने संजय जी के साथ किया है, तो उनके साथ तो मेरा बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। लाडला, हाँ लाडला जी जी बिल्कुल, वो मुझे बार बार काम देते हैं। मैं फिर यहाँ आपके चैनल के थ्रू, आपके थ्रू मैं उनको फिर थैंक्स करना चाहूँगा कि वो जो है मुझे जो है वो इस लायक समझते हैं कि वो मुझे बार बार मौके दे रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो मेरी पोइट्री समझते हैं और उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मैं इस बात को लेके बहुत खुश हूँ, और इसलिए नहीं खुश हूँ कि मेरे साथ ही कर रहे हैं, मुझे यकीन है जब कल, देखिए कल भी लोग थे, आज वो नहीं है, आज हम काम कर रहे हैं, कल हम नहीं होंगे, दूसरे लोग होंगे, मुझे यकीन है कि वो बहुत देर तक काम करेंगे, और वो मेरे बाद भी, या कभी ऐसा हो सकता है कि शायद मैं उनके साथ काम हमारा ना बने, आपस में हम ना करें, लेकिन वो जिसके साथ भी काम करेंगे, मुझे ये खुशी है कि वो उसकी पोइट्री को भी और उसके आर्ट को भी उतनी ही रेस्पेक्ट देंगे, और मुझे बहुत इस बात की उम्मीद है, और बहुत अच्छा मुझे ये उनके थ्रू इंडियन सिनेमा का और इंडियन राइटिंग का, और मुझे वो फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई देता है। मेरा एक छोटा सा बस सवाल है, जैसे इंडस्ट्री बॉलीवुड को तो हम सब लोग, ज़्यादातर लोग जानते हैं, और बहुत लोग नहीं जानते कि इसमें कितनी ज़्यादा राजनीति घुस चुकी है जी, है ना? तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट लिखा, किसी को अच्छा आया, और एक ही प्रोजेक्ट 2-3 लोगों को समझ में आ गया, तो उन्होंने कभी सोचा, क्योंकि आपका दिल संजय जी के लिए है कि मैं तो भाई उनके लिए कर रहा हूँ, मुझे उनको देना, तो कभी किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की कि नहीं ये छोड़ के हमें दे या हमें कर, ऐसा कभी ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ है कि अगर कोई मुझे लेता है, मुझसे काम कराता है, तो मैं बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ नहीं रखता कि मैं ये उनके लिए बचा कर रख लूँ। मैं बिल्कुल अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। मैं एक्चुअली मेरा यही है शुरू से कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, और मुझे इस बात की भी बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरा काम छूट जाएगा या रहेगा, और ऐसा नहीं करूँ। मैं कोशिश करता हूँ आखिरी हद तक कि बेहतर काम करूँ और बहुत दिल से करूँ, चाहे भले ही
सामने वाला थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाए और वो मेरा काम छूट जाए, मैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, क्योंकि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, पहले मैं करता था, जब मैं नया नया आया था तो मुझे भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी, तो तब मैं इतना पैरामीटर्स के साथ काम नहीं करता था। हालांकि अभी भी कोई इतना नहीं है कि मैं कोई जो है वो गन लेकर निकला हुआ हूँ या कोई मेजर टेप लेकर निकला हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजरमेंट के लिए। हाँ, ऐसा कि मतलब मेरी कम से कम मेरी रूह को सुकून मिले। और यार जो काम मैं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है, बाकी लोग नहीं मानते होंगे, जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें अगर मैं नहीं हूँ तो मैं वो क्यों कर रहा हूँ? मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर वो मैंने किया, किसी और ने किया, क्या फ़र्क पड़ा? तो मैं सबसे पहले, अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई वो आप तो जो है वो जब गाना लिखते होंगे तो किसी बड़े एक्टर को सोचते हूँ। मैं ना बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि मैं एक्टर के लिए गाना लिखता ही नहीं। मेरा ये मानना है कि मैं किसी एक्टर के लिए गाना नहीं लिखता, मैं सबसे पहले खुद के लिए गाना लिखता हूँ, उसके बाद नंबर 2 पे सिचुएशन और फिल्म के लिए लिखता हूँ, नंबर 3 मेरा सब कुछ मेरी ऑडियंस, मेरे सुनने वाले, मेरे प्यार करने वाले, मैं उनके लिए लिखता हूँ। और उसमें एक्टर तो एक मीडियम है, एक ज़रिया है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, हमको एक फ़्लाइट पकड़नी होती है, तो वो एक ज़रिया है। बिल्कुल मैं किसी एक्टर के लिए नहीं कि यार ये मेरे गाने में अगर फीचर करेगा और क्या फेस है और ये हीरोइन है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे गाने का, मैं खुद का अपना चेहरा बनाने की कोशिश करता हूँ मेरे गाने की, जो मेरे सुनने वालों को अच्छा लगे। मेरे गाने का हीरो वो थॉट, वो मोटिव और वो सोच है। एक्टर बिल्कुल नहीं। कोई भी हो उसमें, एक्टर सब अच्छे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो सब अच्छे हैं, वो जिस गाने में भी आते हैं वो अच्छा ही करते हैं, मैं उनकी बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच के नहीं लिखता। कपिल शर्मा के शो में आप गए थे, आपने एक शायरी बहुत अच्छी अपनी तरफ से बोली थी और वो शायरी मैंने रिपीट सुनी, बहुत अच्छी शायरी थी। आपको वहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहता ही है लोगों का, आप हाँ, जब बड़ा हंसी मजाक का माहौल रहता है वहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और देखिए उस ऐसे माहौल में हमारी शायरियाँ लोगों ने सुनी, पसंद की, तो ये बात देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री की, वो शायरी में सुनाऊंगा आपको। हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पता क्या है, थोड़ी सी हो रही है, और मैं कोई क्रिटिक्स नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन ये हो रहा है, मैं इसको फेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि एक गाना चलता है, एक फिल्म चलती है, सब उसके पीछे आंख बंद करके भाग पड़ते हैं कि ऐसा करते हैं, ऐसा भी चलता है। यार हर चीज़ की अपनी ऑडियंस है, ना सारी दुनिया के लिए मैं हूँ, ना सारी दुनिया मेरे लिए है। ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। मैं जो लिखता हूँ, मेरी एक ऑडियंस है, मुझे ढूंढती है और मुझे वही सुनती है, बाकी नहीं सुन सकती। जो ऑडियंस रैप सुनती है या दूसरे किसी तरह के गाने सुनती है, वो मेरे गाने बिल्कुल नहीं सुनेगी। और जो ऑडियंस वो सुनती है, मतलब वो मेरे गाने बिल्कुल नहीं सुनेंगे, लेकिन जो लोग मेरे गाने सुनते हैं वो बिल्कुल वो नहीं सुनेंगे। तो मैं दुखी क्यों हूँ? मैं दूसरे की ऑडियंस क्यों हथियाना चाहता हूँ? यहाँ सबके लिए इनफ लोग हैं। 140 करोड़ के देश में हम रहते हैं, इतना विशाल और इतना बड़ा हमारा देश है, और इतना यहाँ पे इतना अच्छा सुनने वाले, इतना अच्छा सुनाने वाले मौजूद हैं, तो हम क्यों डरे हुए हैं? हम एक दूसरे की ऑडियंस क्यों छीन रहे हैं और क्यों उसको टारगेट कर रहे हैं? हमें ज़रूरत है कि हम कर क्या रहे हैं उस पर यकीन करें और ऑडियंस टारगेट करें कि हमारी ऑडियंस क्या है, बस उसके लिए काम करें। आंख बंद करके जो रैप कर रहे हैं वो भी चलेंगे, जो हम जैसे लोग लिख रहे हैं वो भी चलेंगे, जो दूसरा फ्लेवर है वो भी चलेगा, सब चलता रहेगा। और ये आज से थोड़ा ही चल रहा, ये जब से ये दुनिया बनी है, इसमें भांत भांत की चीज़ें उस दिन से चल रही है, और जब तक भी ये दुनिया रहेगी तब तक पता नहीं, तब तक यही चलेगा। ऐसा हमको लगता है, लोग बोल देते हैं सारी दुनिया मेरे लिए, गानों में बातें लिखी जा रही हैं, हम भी लिखते हैं, वही ख्वाबों ख्यालों की बातें, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी दुनिया बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, ना मैं उसके लिए हूँ। मेरी एक अपनी 1000, 2000, 4000 लोगों की दुनिया है, उतनी मेरी है, उतनी आपकी है। तो ऐसे हर आदमी के इतने इतने मिलके ये इतनी बड़ी दुनिया बनती है। तो ये सबकी है, ये अकेले की किसी की भी नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी जानना चाहता हूँ आपसे, मेरे मन में एक ख्याल है छोटा सा, जिसका सवाल है और जवाब मुझे चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जी। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जन्नत में, स्वर्ग में जगह ही नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा भर गया होगा, या ऐसा कुछ भरा हुआ है कि इतना ज़्यादा।
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता जन्नत में और स्वर्ग में जाएगा कौन, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई ऐसा दिखता ही नहीं जिसके गुनाह, सब गुनहगार दिखते हैं मुझे, किसी के गुनाह जो हैं उजागर नहीं होते और किसी के गुनाह सामने होते हैं। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि जन्नत और स्वर्ग मुझे लगता है खाली पड़े हैं सर। इस पे क्या आपकी टिप्पणी है? हाँ देखिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं कोई इस तरह का स्पिरिचुअल मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं है उस पे, और कोई बहुत ज़्यादा मैं उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं देता हूँ। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी कुछ हो ही नहीं सकती। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो अगर वहाँ हम कोई सब जाएंगे, बहरहाल जाना तो है, और वो एक ऐसा मानना भी है सबका और यकीन भी है कि वहाँ पे ये स्वर्ग और नर्क दोनों होंगे, उसमें लोग जाएंगे। और कुछ लोग सोचते हैं, ऐसा आपने कहा कि नहीं जा पाएंगे, कुछ लोगों को लगता है कि जगह ही नहीं मिलेगी। तो देखिए, वो एक इम्तहान है, वो हमको वो पास करना है। तो उसमें कितने लोग पास होंगे नहीं होंगे, कभी कभी होता ये है कि हम आज देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आखिरी 2 महीने मेहनत करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बीच में करते हैं। तो हो सकता है जो हमें आज लग रहे हैं कि ये नहीं जा सकते, वो आखिरी वक्त में इम्तहान के ज़रा पहले कुछ बेहतर मेहनत कर ले और वो चले जाएं। तो इसलिए ये कोई भी इस तरह की बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है जी। या जो लोग आपको लग रहा है कि ये फर्स्ट डे से एक स्टूडेंट की तरह बेहतर मेहनत कर रहे हैं अच्छे नंबर लाके उस क्लास में जाने की, तो हो सकता है वो आखिरी वक्त में वो मेहनत ना करें और जो उन्होंने पिछला सबक याद किया वो भी भूल जाएं, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग आखिरी वक्त में वो सबक याद करके इम्तहान पास करके स्वर्ग में जा सकते हैं, कुछ लोग नर्क में जा सकते हैं, या पता नहीं। तो इसलिए इस पे हमें इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि हमें इस बारे में बहुत सोचना चाहिए। हाँ, हमें सोचना चाहिए कि जैसे मुझे सुरेंद्र शर्मा जी एक कवि हैं, आप जानते होंगे, उनका मैं कहीं कुछ देख रहा था, मुझे इतनी कमाल की उनकी बात लगी कि मैं 2 मिनट के लिए ऐसे खामोश बैठ गया। उन्होंने कहा किसी इंटरव्यू में कि भाई हम जो हैं वो देश के अंदर मस्जिद और मंदिर बना रहे हैं देश में, जबकि हमें देश को मस्जिद और मंदिर बनाना चाहिए। बड़ा प्रोजेक्ट ये है। क्या बात है, ये बिल्कुल वो छोटा है, वो छोटा प्रोजेक्ट है कि देश को मंदिर और मस्जिद बनाइए, देश में मंदिर और मस्जिद मत बनाइए। ये उनका मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सच भी है। तो मेरा मानना ये है कि हम जन्नत और दोज़ख जो है या नर्क और स्वर्ग जो है वो यहाँ बनाने की कोशिश करें। वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी परवाह किए बिना, तो अगर हम यहाँ बना सकते हैं, यहाँ वो हम फ़र्क समझ सकते हैं कि दोज़ख ऐसी होती है या नर्क ऐसा होता है और जन्नत या स्वर्ग ऐसा होता है, तो जिस दिन हमने ये फ़र्क महसूस कर लिया तो हम वहाँ भी कर जाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि अच्छाई जो है वो स्वर्ग है, बुराई नर्क है, और इसी चीज़ को दुनिया का हर मज़हब बोलता है, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से, और ये हर मज़हब बोल रहा है कि ये भी उसी बेस पे डिसाइड हुआ। तुराज साहब, एक बहुत अच्छा मैंने लिखा था कि इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, क्या पता आपको भी कभी हो जाए। वाह। हमें लगता है कि हमें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन तभी एक हसीन चेहरा सामने आता है और हमें बेबस कर देता है। वाह। और न जाने क्या क्या करवाता है वो हसीन चेहरा हमसे। कभी कभी लगता है कि ये शहर की, मुंबई की बेरुखी से ज़िंदगी को छोड़कर अपने गांव चला जाऊं, लेकिन क्या करें तुराज साहब, इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। वाह वाह वाह। ये चीज़ें हैं। जैसे ये इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, वो इश्क से एक बात मुझे, मेरी गज़ल के 2 शेर याद आ गए कि जो इश्क वालों का लहजा नहीं समझ सकता, जो इश्क वालों का लहजा नहीं समझ सकता, कसम खुदा की वो दुनिया नहीं समझ सकता। कसम खुदा की वो दुनिया नहीं समझ सकता। और शेर फिर ये था कि ये 2 दिलों के समझने की चीज़ है जाना, कोई भी इश्क को तन्हा नहीं समझ सकता। तन्हा, जैसे लोग कहते हैं, हमेशा बड़ा फेमस है कि वन साइड मोहब्बत में बड़ी पावर होती है, ये होता है। मैं कहता हूँ वन साइड मोहब्बत
फेसबुक के अकाउंट की तरह होती है। आप जो चाहे उस पर डालते रहिए, कोई जज करने वाला, कोई फिल्टर करने वाला है ही नहीं। एक्चुअल मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत तब होती है जब सामने कोई आपसे उतनी मोहब्बत करने वाला और जज करने वाला है, आपको अच्छा बुरा बताने वाला है आपकी मोहब्बत के बारे में कि ये मोहब्बत नहीं है, ये कुछ और है। वन साइड में ऐसा नहीं होता, हम जो भी करते हैं वो हम उसको मोहब्बत समझते हैं। तो तब पता चलता है कि आपकी मोहब्बत कितने पानी में है जब कोई सामने उसको जज कर रहा होता है। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। तो वरना जो चाहे आप डाल दीजिए, कुछ भी डालिए। तो राज साहब, एक बहुत मैंने एक लाइन है कि मुझे क्या मालूम कि क्या हो रहा था, मगर इतना पता था बहुत बुरा हो रहा था। मैं खामोशी से उसके हर फैसले पर हाँ करता रहा, ये जानते हुए कि वो मुझसे जुदा हो रहा था। वाह। एक मुकम्मल मोहब्बत का ख्वाब सजाया था मैंने, जो ख्वाब मेरी आंखों के सामने तबाह हो रहा था। एक बात मेरे अंदर घर कर गई, मैं उसकी कैद में था या वो मेरी कैद से रिहा हो रहा था। वाह वाह। मुझे क्या मालूम कि क्या अच्छा हो रहा था, मगर इतना पता था। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं भाई बलराज भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं सर। नफ़रत से आज तक मुझे कोई हरा ना सका, नफ़रत से आज तक मुझे कोई हरा ना सका, मैं जब भी हारा मोहब्बत से हारा। वाह। ये चीज़ें रही हैं सर। मैं बहुत कम उम्र है, मुझे जीतने का और सीखने का शौक़ है सर। मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं जीतूँ या सीखूँ या सीखते रहूँ, लेकिन हारूंगा कभी भी नहीं। मुझे लगता है अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपके पास बैठा हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ तो बात है मुझ में। बिल्कुल। और मोहब्बत तो हार का ही नाम है, जीत का नाम मोहब्बत है ही नहीं। जीत का नाम तो जश्न है। जीत का नाम जश्न है। मेरी जान मोहब्बत नहीं हो सकती। हो सकती है मोहब्बत जश्न, लेकिन वो जश्न जो जीत का जिस तरह का मनाया जाता है वैसा मोहब्बत का जश्न नहीं होता। जैसे जॉन एलिया की एक ज़मीन है कि पियाजी की सवारी जा रही है, वो इस तरह की मैंने उस ज़मीन पे गज़ल कही थी कि गज़ल ये थी कि तड़प कर तू पुकारी जा रही है, तड़प कर तू पुकारी जा रही है, शबे हिजरा गुजारी जा रही है, और तेरी खातिर अदब के आसमां से, तेरी खातिर अदब के आसमां से गज़ल नीचे उतारी जा रही है। गज़ल नीचे उतारी जा रही है। और फिर ये शेर कि ये बाजी जान की बाजी थी फिर भी, ये बाजी जान की बाजी थी फिर भी तेरे कहने पे हारी जा रही है। क्योंकि उसी में जीत है, उसी में जीत उसने है। कहा और हमने मान लिया। एक्चुअली भले हम उसमें हार गए, लेकिन जीत वही है। जीत वही है। तो आपके थॉट्स को सही करने के लिए, उसे सही करार देने के लिए मैंने ये शायरी पढ़ी कि आपने बिल्कुल सच लिखा है कि मोहब्बत जो है वो हार के बाद ही शुरू होती है। जीत के बाद तो फिर वो जश्न होता है, वो अलग तरह का। हाँ ना सर, वही है। लेकिन मैं आपसे कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं सर जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पा नहीं सकते। किसी को समझने की कोशिश कर सकते हैं, लोग आजकल परखने की कोशिश करते हैं, समझने की कम करते हैं। जी है ना। मैंने मेरी ज़िंदगी में जिस मुकाम को हासिल किया है, अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो मैंने एक वैसे जिस गांव में मैं पैदा हुआ वो छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पर। तो जब वहाँ से निकला, यहाँ आया, बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई। मैंने कभी हार नहीं मानी तुराज साहब। मैंने हमेशा समझा कि मैं लड़ूंगा हालातों से। और सही इंसान के सामने जब सही बातें की जाती हैं, एक छोटा सा मैंने जो लिखा था तो मैंने उसका छोटा सा पार्ट बताता हूँ कि छोटे कमरे में गुजरी थी रातें अंधेरों से। जैसे था कि सालों तक लेबर चौक पर सब्र अपना आजमाया, कैसे भूलूं उस मंज़र को जीना जिसने सिखलाया, नासाज थे हालात मेरे मुश्किल से कुछ पैसा जुड़ता, छोटे कमरे में गुजरी थी रातें अंधेरों से मैं लड़ता। वाह। बल ए अल्फाज दिलों पर राज किया, बाकी सब तो था धोखा बलराज, हकीकत कर ही दिखाया, ठान लिया जो था सोचा, आंखों में सैलाब लिए मैं कई मर्तबा था रोया, ख्वाबों को हकीकत करने का विश्वास कभी न था खोया। वाह। यही विश्वास, यही यकीन आज तुम्हें जो है वो यहाँ तक लेके आया है और यहाँ से
मुझे यकीन है कि ये और बहुत आगे लिखेंगे। मैं दिल से बोलता हूँ सर, मुझे बहुत, एक मुक्काबाज और मुक्केबाज में अंतर होता है सर, बिल्कुल है ना। एक मुझे एक्चुअली जब मैं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा लिखता हूँ, मैं सोचता हूँ, क्योंकि कहानी इंसान वही सुना सकता है तुराज साहब जिसके ऊपर बीतती है एक्चुअली, है ना, एक्चुअली जिसने ज़िंदगी को कम उम्र में, वैसे ऐसा ये भी है कि आपको, जैसे आप 25 साल के हैं तो आपको एक्सपीरियंस 24 साल का होना चाहिए, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं 25 साल का 50 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, नहीं, एक साल बचपन जिंदा रखो अपने अंदर, तभी आप ज़िंदगी में ज़िंदा रहोगे, वरना मर जाओगे। मैं वो हो चुका हूँ, मैंने ज़िंदगी के हर वो एक्सपीरियंस को सहा है, हर उस दुख को देखा है जहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे लोग मर जाते हैं। तो मैंने कलम से दोस्ती की, मुझे लगा हाई स्कूल फेल हूँ, मेरी राइटिंग का नहीं पता मुझे, मैंने तो इसी को लैंग्वेज बना लिया, उल्टा लिखना शुरू कर दिया और उल्टी ही लैंग्वेज मैंने समझ ली कि भाई ये उल्टी है और मैं यही करूँगा, मैं उल्टा ही लिखूँगा। मुझे उल्टा लिखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है उल्टा लिखने में, और जब आपका काम इंटरेस्टिंग बन जाता है तो आप फिर अच्छे से करते हो एक्चुअली। हाँ, तो वो सारी चीज़ें रहीं। तो मेरा यही मानना है कि मैं मुक्केबाज और मुक्काबाज में जो अंतर बता रहा था वो ये है कि मुझे सीखना है, और अगर मुझे आपसे कुछ सीखना है तो मैं आपके हर वो सेवा करूंगा जो मुझे एक गुरु के लिए करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये पैशन अगर होता है तभी कुछ हासिल होता है। एक्चुअली जब पैशन नहीं होता, चीज़ें हासिल तो होती हैं लेकिन हमें उनका एहसास ही नहीं होता और वो आके भी निकल जाती हैं। तो इसलिए पैशन बहुत ज़रूरी है ताकि आपको उन चीज़ों का एहसास हो जो आपकी तरफ आ रही हैं। बिल्कुल सर। और फिर आप उन्हें संजो के रख सकते हैं ताकि वो आपके, जब आप कुछ क्रिएशन कर रहे हों, वो आपके काम आ सकें, उसमें मदद कर सकें। बस वही सीखना होता है और कुछ भी नहीं। अच्छे शायरों की तादाद बहुत कम होती जा रही है सर। कहीं ना कहीं इसका रीज़न एक ये भी रह रहा है कि जब भी शादियां होती हैं, कोई अच्छे इवेंट्स होते हैं तुराज साहब, जैसे कहीं बढ़िया इवेंट है या कोई भी मतलब कोई फैमिली फंक्शन है, तो लोग आजकल एक्टरों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सिंगरों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो शायरों को या जो पोएट होते हैं, जो कविताएँ करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं इतने अच्छे माहौल में, उनको क्यों नहीं अप्रोच किया जाता? क्योंकि अभी शायरों की तादाद और लेखकों की तादाद इसलिए कम होती जा रही है। तो ये क्या कारण रहता है सर? देखिए, एक तो ये कि मैं बिल्कुल किसी सिंगर के या किसी एक्टर के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर उन्हें कोई बुलाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जब शादी ब्याह जो होते हैं, इनमें जब फेरे होते हैं, ये क्यों होते हैं? ये एक हर फेरे में गांठ लगाई जाती है और वो मंत्र पढ़े जाते हैं। तो ये दो रूहों को एक साथ, दो जिस्मों को नहीं, दो रूहों को एक साथ बांधा जाता है उन मंत्रों से, ताकि ये उम्र भर साथ चल सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि राइटरों को, इनको तो बुलाना ही चाहिए, सिंगर्स को, एक्टर को, जिसको जो अच्छा लगे उसको बुलाना चाहिए, लेकिन राइटरों को भी बुलाना चाहिए और उन्हें भी सुनना चाहिए बड़ी शिद्दत के साथ, ताकि उस बंधन में, जो बंधन बंध रहा है, उस बंधन में अगर उछल कूद हो रही है तो मेरे ख्याल से जो वो गिरह लगती है वो सही नहीं लगेगी। उछल कूद में कोई गिरह सही नहीं लग सकती, मेरा ये मानना। और ये आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिए, आप उछलते कूदते हुए किसी चीज़ को बांधिए, वो सही से नहीं बन सकती। तो जब दो रूहें बंध रही हैं तो उसमें एक ऐसा काम अगर कोई हो जाए, कोई पोएट्री जो रूहों को टच करती है या उनको उन तक पहुंचती है, अगर उस तरह की चीज़ें भी इस फंक्शन में और इस बंधन में, इसके आसपास, जब ये बंधन बंध रहा हो, इसके आसपास अगर जैसे मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं, इसका मतलब यही है। तो उसके आसपास ये अगर पोएट्री चल रही हो और पोएट्री सुनी जा रही हो और उसमें कुछ लोग पोएट्री पे वाह कर रहे हो, कुछ आ कर रहे हो, तो जिनके ये बंधन बंधे जा रहे हैं वो उस पर ऑब्वियसली उनको ये फील होगा कि भाई आखिर ये हमारे आसपास हो क्या रहा है और ये नेगेटिव एनर्जी दूर जाएगी। हाँ, ये जो पॉजिटिविटी जो आएगी, ये एक दूसरे के को महसूस करने की, जब, क्योंकि शायरी क्या है मैं आपको बताऊं, ये राइटिंग क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एहसास है। तो वो एहसास जब चारों तरफ बरस रहा होगा तो यार ये बंधन मेरे ख्याल से और मजबूत होगा। और कल जो इस बंधन से जो कल डोर बनेगी, ख़ानदान की जो डोर बनती है, नस्ल दर नस्ल जो चलती है, वो डोर भी मेरे ख्याल से इसी तरह की आगे बनेगी। और एक्चुअली पोइट्री इसलिए भी ज़रूरी है, ये मैं करता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा, पोइट्री एक्चुअली
मोहब्बत सिखाती है। पोइट्री सरापा, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक पोइट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। और मोहब्बत के बिना दुनिया की कोई तरक्की मुमकिन ही नहीं है। नफरतों में आज तक कोई तरक्की किसी चीज़ की हुई नहीं, चाहे वो देश की तरक्की हो, चाहे वो दो प्यार करने वालों की तरक्की हो उनके रिश्ते की, चाहे वो किसी काम की तरक्की हो, चाहे आपके किसी बिजनेस की तरक्की हो, वो मोहब्बत के बिना मुमकिन ही नहीं है। अगर चारों तरफ लोग नफ़रतें फैला रहे हैं और नफ़रत कर रहे हैं एक दूसरे से, वहाँ कोई तरक्की हो नहीं सकती। बिल्कुल। और पोइट्री मोहब्बत का बीज है, इसमें से बड़े बड़े मोहब्बत के पौधे उगते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से जहाँ इन लोगों को बुलाया जाता है वहाँ शायरों को, कवियों को, राइटरों को, लिरिसिस्ट जो हैं उनको भी बुला के एक सेशन रखना चाहिए। ये उनके लिए नहीं ये उनके लिए नहीं है बिल्कुल भी कि इससे शायरों का प्रमोशन होगा उनको कोई या राइटरों का, या उन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जिस चीज़ के लिए वहाँ हज़ारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है। ये उसके फ़ायदे के लिए। मेरे ख्याल से दुनिया को कोई भी आदमी कोई काम इसलिए नहीं करता होगा ये बर्बाद हो जाए, ये तबाह हो जाए, इसके लिए कोई भी नहीं करता। तो उस फ़ायदे में इजाफा करने के लिए ये है। तो इसलिए इन लोगों को भी मेरे ख्याल से अगर किसी को लगे तो बुलाना चाहिए। तुराज साहब, एक मेरा सवाल है छोटा सा, और ये आपका और मेरा सवाल नहीं है, ये उन सभी लेखकों का है जो अच्छी फिल्में लिखते हैं, अच्छा जो प्रोजेक्ट है लिखने की कोशिश करते हैं, सालों साल देते हैं लिखने के लिए, और वो जब एक डायरेक्टर के पास उस स्टोरी को सुनाने के लिए पहुंचते हैं तो डायरेक्टर आए दिन चल रहा है, मेरे कई सारे दोस्तों ने ऐसा किया है, तो वो डायरेक्टर ये कह के टाल देता है कि यार मेरा जो हीरो है ना वो थोड़ा सा अजीब तरीके का फंकी स्टाइल का है, या फिर लोफर वाला सीन करता है, ये लैंग्वेज हमारी मूवी में नहीं चलेगी, आपको कुछ और करना पड़ेगा, और उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो वही सोच के लिखता है जो वो लेके पहुंचता है, बिना सुने ऐसा कर दिया जाता है। क्यों आजकल क्यों चल रहा है सर ये ऐसा? हाँ देखिए, ये मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए गलत भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। मैं यहाँ मेरी कई बार ये मैं गया हूँ और मेरे साथ भी ये हुआ है, तो मेरी वहाँ कई बार डायरेक्टर से बड़ी इस बारे में बात हुई है कि भाई मैं ये कहता हूँ ठीक है आपका हीरो, अभी तो मुझे पता ही नहीं, मैं आया हूँ और आप कह रहे नहीं हमारा हीरो तो आती का खंडाला जैसे बात करता है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि ठीक है आप जिस लैंग्वेज में पिक्चर बना रहे हो मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप फिल्म जो है ना, फिल्म ये ख़ुद अपने आप में एक लैंग्वेज, एक ज़बान नहीं है। जैसे हम मोस्टली पिक्चरें आजकल बन रही हैं, बायोपिक्स बन रही हैं, है ना, तो वो 60 साल की ज़िंदगी 2 घंटे में आप कैसे दिखा सकते हैं? ये ज़िंदगी की लैंग्वेज नहीं है। ज़िंदगी की लैंग्वेज सिर्फ़ और सिर्फ एक है, एक सांस आएगी तो दूसरी जाएगी, यानी 60 साल की ज़िंदगी 60 साल में ही पूरी हो सकती है। तो उसको 2 घंटे में कैसे करते हैं? चूँकि ये फिल्म है, बिल्कुल हो सकती है, चूँकि ये फिल्म है, ये ज़िंदगी नहीं है। दूसरा, और फिल्म के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिल्म की ज़बान या लैंग्वेज नहीं होती है, हम फिल्म की बेहतराई के लिए वो करते हैं। जैसे अब आपका हीरो ठीक है वो ज़बान तो ऐसे नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही गाना शुरू होता है आपका हीरो सुर में गाने लगता है, जबकि वो बेसुरा है। अच्छा, पूरी पिक्चर में कहीं उसकी माँ सिंगर थी, उसका बाप सिंगर था, या वो कोई सिंगिंग की बात ही नहीं करता, और जैसे ही गाना आता है वो सुर में गाने लगता है, तो सुर तो इसकी ज़बान ही नहीं है। अगर आप पिक्चर सोनू निगम या किसी और बड़े सिंगर के ऊपर बना रहे हैं तो फिर वो उस फिल्म उस कैरेक्टर की सुर ज़बान है, तो वो सुर में गाएगा। ये अचानक सुर में गाने लगता है, कैसे? एक चीज़ ये हुई, मैंने कहा सर 4 चीज़ मैं बताऊंगा, ये 4 चीज़ निकाल दीजिए पिक्चर से, क्योंकि ये भी 100% आपकी पिक्चर की ज़बान नहीं है जो मुझे बताया आपने, आपका कैरेक्टर ये करता है। एक ये हुई। दूसरा, जैसे ही गाना शुरू होता है अगर कुछ फास्ट बीट है तो आपका हीरो बीट टू बीट डांस करने लगता है। कैसे? डांस तो उसकी लैंग्वेज ही नहीं है, डांस तो पूरी पिक्चर में आप कहीं दिखा ही नहीं रहे, बात ही नहीं हो रही डांस पे। अचानक गाना शुरू और आपका हीरो उधर जो है वो उसके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक वो डांस कर रहा है। कैसे कर रहा है बीट टू बीट डांस? मैंने कहा इतने लोग बैठे, मुझे करके दिखा दे, एक गाने पे आप एक लाइन पे बीट टू बीट डांस कर दे, मैं मान जाऊंगा। डांस कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपका हीरो माइकल जैक्सन है, आप उसकी लाइफ पे पिक्चर बना रहे हैं या डांस इंडिया डांस आप बना रहे हैं, तो बिल्कुल आपका हीरो डांस करेगा। कैसे करता है वो तो उसकी ज़बान ही नहीं है, ये भी निकालिए। तीसरा,
फाइट होती है, हीरोइन को किसी ने छेड़ा, हीरो ने फाइट करनी शुरू कर दी, और वो ना उसने फाइट कहीं सीखी है, ना आप फाइट की बात कर रहे हैं, ना कहीं वो किसी रिंग में लड़ रहा है आपका हीरो, वो अचानक जैकी चैन बन जाता है। कैसे? और ऐसा ढिसुम मारता है कि आदमी ऐसे, गाड़ी भी ऐसे गोल 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 ऐसे घूमती है। मैंने कहा आप इतने लोग बैठे, मुझे ढिसुम मारे हैं आप, और मैं ऐसे गोल गोल गिर गया तो फिर ठीक है, मैं मान लूँगा। तो जब आपका हीरो माइकल जैक्सन नहीं है, फिल्म के लिए माइकल जैक्सन, वो गाने के लिए माइकल जैक्सन बन जाता है, डांस के लिए। आपका हीरो जैकी चैन नहीं है, फाइट के लिए जैकी चैन बन जाता है अचानक। आपका हीरो सिंगर नहीं है, अचानक वो सुर में गाने लगता है। तो आपका हीरो इतना डफर है कि उसको 2 मिनट के लिए तुराज बनने में तकलीफ है। तो जब वो सारी चीजें कर सकता है तो वो शायरी भी कर सकता है गाने के लिए। मैं कहाँ गा रहा, पूरी पिक्चर में आप डायलॉग रखिए उसके। आपका हीरो शायरी क्यों नहीं कर सकता? नहीं वो, मैंने कहा नहीं, मैं बताता हूं क्यों नहीं कर सकता, ये भी मुझे पता है। क्योंकि ये इंसानी नेचर है, और हम ऐसा, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है कि हम जिस चीज़ को नहीं जानते उसको सिरे से खारिज कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा नहीं है। जिसको हम नहीं जानते, जो आदमी अमेरिका में रहता है, उसका भी इस दुनिया में, इस ज़मीन पे इतना ही वजूद है जितना मेरा है। बिल्कुल, बस हम नहीं जानते उसको, तो इसलिए हम उसको खारिज नहीं कर सकते। हमारी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि जिस चीज़ को हम नहीं जानते, अब मैंने कहा जैसे आप डायरेक्टर हैं, आपने पूरी ज़िंदगी गुनगुनाया है कभी ना कभी, तो आप गाने से कहीं ना कहीं आपने गाने सुने हैं, आपने उसको गुनगुनाया, आप रिलेट करते हैं, उसको जानते हैं, इसलिए उसको आप डिनाई नहीं करते। आपने कहीं ना कहीं फाइट भी की है, तो आप फाइट्स को भी रिलेट करते हैं, जानते हैं। आपने कहीं ना कहीं डांस भी किया है कभी ना कभी, शादी में, यहाँ वहाँ, आप उसको भी जानते हैं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको आपके घर वालों ने या आपने कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं समझी। आपका पोइट्री से कोई लेना देना नहीं है, ना आप पोइट्री सुनते हैं, ना आप पोइट्री पढ़ते हैं, ना पोइट्री आपके आसपास हो रही है, इसलिए आप पोइट्री को किनारे कर देते हैं। ये प्रॉब्लम ना आपके हीरो की है, ना कहानी की है, ना ज़बान की है, ना ऑडियंस की, ये प्रॉब्लम आपकी है, क्योंकि आप इसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसलिए आप इसको साइड कर देते हैं। तो ये कारण है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि फिल्म की बेहतराई के लिए जो जो चीज़ें मिलती हैं, आपको लेके वो फिल्म में डाल देनी चाहिए, बिना ये सोचे कि ये इस फिल्म की ज़बान है या नहीं है, या ये वो है। ये सब गलत बात है। अच्छा, एक मैंने वही पूछा, मैंने कहा अच्छा एक ऑडियंस, एक आदमी बताइए जो कभी आप 20 साल से मैंने कहा फिल्में बना रहे हैं, 20 साल से एक आदमी मेरे मुजफ्फरनगर से, लखनऊ से, या बाराबंकी से, या गुजरात अहमदाबाद से, कहीं से भी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से वो घर से चला हो, फिर उसने बस पकड़ी हो, फिर ट्रेन पकड़ी हो, फिर यहाँ अंधेरी वो उतरा हो, फिर उसने ऑटो पकड़ा हो, फिर आपके आके ऑफिस में उसने डोरबेल बजाई हो, फिर दरवाज़ा खोला हो आपने, और उसने आके आपसे कहा हो कि सर ये चीज़ तो चलती नहीं है, क्यों चला रहे हैं? आया कोई आज तक? तो ये डिसाइड सिर्फ आप बैठ के करते हैं यहाँ कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। तो ये आपकी गुंडागर्दी है, आपकी आप अगर पिक्चर बना रहे हो तो आपने जो डिसाइड कर लिया ये लैंग्वेज है वो है, जो नहीं है तो नहीं है, बस इतना फ़र्क है। बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लैंग्वेज सुनने वाले भी लोग हैं, और गाना फिल्म देखते हैं 1 करोड़ लोग। जो फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करती है, उसके हिस्से में 1 करोड़ लोग भी नहीं आते। अगर 1 करोड़ लोग पिक्चर को देख लेना, तो उसका बिजनेस सीधा सीधा 500 करोड़ हो जाएगा। सीधा सा गणित है, 500 रुपये का टिकट है, 1 करोड़ लोगों ने देखा तो 500 करोड़ बिजनेस हो गया। तो इसका मतलब अगर आपकी फिल्म में सिर्फ 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो इसका मतलब उसे 30 से 35 लाख लोगों ने देखी है। मेरे भाई, इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो आप किस किस को टारगेट कर, मतलब इसका मतलब तो फिर फिल्म तो आपको बनानी नहीं चाहिए, इसकी तो ऑडियंस ही नहीं है। और मैंने कहा गाना इसी हिंदुस्तान में, मैं नहीं कह रहा, सर्वे है, 50 करोड़ लोग सुनते हैं, इतनी बड़ी ऑडियंस है। और फिल्म के अलावा भी 250 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां सिर्फ गाना चलता है, फिल्म नहीं चलती है, और उसमें भी आप पूरी पिक्चर ढूंढ रहे हैं। तो ये बड़ा गणित खराब है, मैंने कहा आपका ये ठीक नहीं है। तो इसमें ज़रूरत है फिल्म के लिए जो भी अच्छा हो वो लेके डाल देना चाहिए। और पोइट्री से इतनी दुश्मनी, इतना बैर पता नहीं क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आया इंडस्ट्री का क्या है। वो इसीलिए कि हम जानते नहीं उसको। जिस आदमी को हम नहीं जानते वो आदमी उतना ही कीमती है, उसका उतना ही वजूद है, या उस चीज़ का उतना ही वजूद है जितना इस चीज़ का है जो चल रही है। शुरुआती टाइम में जब आपने अभी शुरू कर रहे थे, तभी आपने एक बात बोली थी कि फिल्म को
जब तक बन रही है तब तक आर्ट रहने दिया जाए तो अच्छा है, वरना बिजनेस तो आप करेंगे ही। हाँ बिल्कुल, बिजनेस बनने तो के ये बाद है ही। क्या करेंगे, बच्चों के करेंगे। बर्थडे थोड़ा ही चलाएंगे बर्थडे उसको, बिल्कुल थिएटर में लगेगी वो। लेकिन तुराज साहब, मुझे लगता है कि आपकी और मेरी सामने से पहली मुलाकात है, और ये मुलाकात अब मुझे लगता है होती रहेंगी। मैं आपको परेशान करता रहूँगा, और जैसे कि आपने कहा कि 2 घंटे में फिल्म में नहीं बताया जा सकता किसी की ज़िंदगी के बारे में। अगर 60 साल की सांसें हैं तो आपको 60 साल तक वो सांसें लेनी पड़ेंगी। कोई दूसरी जबान है जिंदगी हाँ, की, है ही उसी प्रकार से अगर मैं आपके बारे में जानने बैठूं तो आपकी ज़िंदगी का 0.001% भी नहीं जान पाऊंगा कुछ लम्हों में। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा आपको समझने की, परखने की नहीं, ये वादा करता हूं। और आने वाले समय में मैं आपके साथ समय बिताता रहूंगा, आपसे सीखता रहूंगा। और एक गुरु के लिए जो शिष्य करता है, क्योंकि मेरा अभी तक कोई गुरु है नहीं। मैं भाई इस लायक नहीं हूँ। नहीं, आप इस लायक नहीं है, वो आपकी सोच है, मैं मेरी सोच से समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलने दो। एज ए भाई, एज ए दोस्त, आप कभी भी एनी टाइम आप आ सकते हैं, और जो मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत है मैं बिल्कुल वो आप तक पहुंचाऊंगा। मैं तो और सब मैं तक आपके साथ उल्टा, मैं आपको उल्टा लिखना सिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा। नहीं, मैं अब मेरी वो बस जितना लिखना सीख चुके थे, अब बस अच्छा लिख लें, वो उल्टा लिखें या सीधा लिखें, बस अच्छा लिखना कुछ हो जाए। अब जी ज़रूर तो, होगा। हाँ, और जितनी भी बातें आपसे हुई बहुत हेल्दी हैं मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो तुराज साहब, जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है वो हमारे लिए बस एक ऑडियंस से कह देता है कि सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन दबा लेना अगर आपको पसंद आए और अच्छी बातें सीखने के लिए मिली हो। तो ये चीज़ें आप ज़रा गुजारिश है आपसे। जी बिल्कुल, मैं बोलता हूँ कि बल्लाज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें, और बहुत गौर से सुने। मुझे यकीन है जितनी बातचीत इनकी आज मेरे साथ हुई है, ये सबके साथ इतनी अच्छी बातचीत करते होंगे और करेंगे इन फ्यूचर। तो आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त और गुजारिश है कि आप इनके चैनल के साथ मोहब्बत करें। थैंक यू सो मच।